अब मुझे पता चला कि एक सेगमेंट ट्री एक ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो मेरा सेगमेंट ट्री कुछ ऐसा ही दिखता है, यानी उसके अंदर नोड्स होती हैं काफ़ी सारी, एंड हर एक नोड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करवाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी नोड्स होंगी और हर नोड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। मुझे समझना है कि एक सेगमेंट ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी नोड्स होंगी, तो अपनी काउंट ऑफ नोड्स में निकालूंगी प्लस माई मीनिंग ऑफ नोड निकालूंगी कि हर एक नोड के अंदर स्टोर क्या होता है। इन दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद हम अपने सेगमेंट ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मुझे पता चल गया कि सेगमेंट ट्री क्या करता है। सेगमेंट ट्री एक ट्री होता है जिसमें बहुत सारी नोड्स होंगी, और मैं अगर आपको बताऊं कि हर एक नोड के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, किसी रेंज के लिए कुछ स्पेशल डेटा को या स्पेशल इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करने वाले हैं। यानी हर एक नोड के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज के लिए कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होने वाली है। इसके अंदर भी अलग रेंज के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, इसके अंदर भी अलग रेंज के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, इसके अंदर भी अलग रेंज के लिए स्पेशल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रेंज है हर एक नोड के लिए, इसको हम निकालते कैसे। हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं एक तरीके से डिवाइड वाली अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर वाली अप्रोच को। डिवाइड एंड कॉन्कर हमने रिकर्जन का एक तरीका देखा था, जिस तरीके को हम सेगमेंट ट्रीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसकी क्वेरीज या अपडेट को रन करने के लिए यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर क्या कहता था? डिवाइड एंड कॉन्कर ये कहता था, हमने मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर को देखा था कि अगर आपके पास एक एरे है ना, तो आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, उसके बाद आपके पास एक छोटा एरे आ जाएगा, ये भी छोटा एरे आ जाएगा। एक तरीके से ये मेरी छोटी प्रॉब्लम है, ये मेरी छोटी प्रॉब्लम है। अब इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, ये एक छोटा एरे आ जाएगा, ये एक छोटा एरे आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी अ स्मॉलर एरे, दिस विल ऑल्सो बी अ स्मॉलर एरे। और यहाँ पर जब सबसे छोटी प्रॉब्लम आ जाएगी तब उसको आप सॉल्व कर दो। सेम अप्रोच हम क्विक सॉर्ट के अंदर यूज कर रहे थे, सेम अप्रोच हम मर्ज सॉर्ट के अंदर यूज कर रहे थे, एंड सेम अप्रोच हम यहाँ पर यूज करेंगे फिगर आउट करने के लिए कि मुझे अपने सेगमेंट ट्री को बनाना कैसे। मेरे पास शुरुआत में अगर कोई भी एरे दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस एरे का मिडिल निकाल लो। मिडिल आ गया इस एरे का कुछ यहाँ पर, फिर क्या करो, इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा आ जाएगा जिसमें मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर, अगर मेरा स्टार्ट 1 है और मेरा एंड 8 है, शुरुआत में क्या है, एक एरे है, उसका स्टार्ट और एंड है मेरे पास, मैं उसका मिड निकाल लूंगी। स्टार्ट से लेकर मिड एक तरफ चला जाएगा, मिड प्लस 1 से लेकर एंड एक तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते थे मर्ज सॉर्ट के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 6 7 एंड 8 आ जाएंगे। तो ये एक हिस्सा टूट गया, ये दूसरा हिस्सा टूट गया। अब मैं क्या करूंगी, इसका भी मिड निकाल लूंगी। इसका मिड 2 के बराबर आ जाएगा, इसका मिड 6 के बराबर आ जाएगा। तो इन दोनों को भी दो हिस्सों में बांट लेंगे, पहले में स्टार्ट से लेकर मिड तक, दूसरे में मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मैं मिड निकाल रही हूँ। मिड क्या होता है, मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। एंड उसके बाद मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। मेरा लेफ्ट हिस्सा हो जाएगा जिसमें मैं स्टार्ट से लेकर मिड तक जा रही हूँ, एंड मेरा राइट हिस्सा हो जाएगा जिसमें मैं मिड प्लस 1 से लेकर अपने एंड तक जा रही हूँ। तो यहाँ पर भी 5 एंड 6 आ जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास 7 एंड 8 आ जाएगा। अब दोबारा से मैं मिड कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पर मिड 1 हो जाएगा, यहाँ पर मिड 3 हो जाएगा, दिस विल बी 5, दिस विल बी 7। तो यहाँ पर स्टार्ट से लेकर मिड तक यानी 1, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 7 आ गया है, यहाँ पर मेरे पास 8 आ गया है। क्या इससे आगे मिड निकालने का कोई सेंस बनता है? इससे आगे मैं मिड नहीं निकाल सकती, क्योंकि अब मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आ गई है, सबसे छोटा मेरे पास पार्टीशन आ गया है अपने डेटा का। मैं क्या करूंगी, मेरा जो सेगमेंट ट्री होगा वो भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। मतलब मैं अपना एक सेगमेंट ट्री बनाऊंगी। इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। मैं अपना एक सेगमेंट ट्री बनाऊंगी जिसके अंदर इतने ही नोड्स होंगे। यहां पर ये एक नोड आ गया, इस नोड से निकलने वाले ये एक सेकंड नोड आ गया, ये मेरे पास थर्ड नोड आ गया। तो ये जो मैंने पार्टीशन किया है, सारे के सारे एरे को डिवाइड किया है, इसी पार्टीशन से मिलता जुलता सेम स्ट्रक्चर का मैं एक ट्री बना लूंगी, और इसको मैं कहूंगी अपना सेगमेंट ट्री। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले समझ लेते हैं एक बार कि मेरे सेगमेंट ट्री के अंदर क्या इसकी हाइट होनी चाहिए। या तो मैं इसको हाइट कह सकती हूँ, या मैं इसके लेवल्स कह सकती हूँ, प्लस इसके अंदर कितने नोड्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। इसी पूरी चीज से मैं निकालूंगी अपनी हाइट भी, अपने लेवल्स भी, एंड साथ के साथ मेरे टोटल नंबर ऑफ नोड्स रिक्वायर्ड। क्या मैं कह सकती हूँ इस लेवल पर मेरे पास एक ही नोड है? कौन सा नोड है? ये पूरा का पूरा सिंगल एरे जो है, ये मेरा एक नोड के बराबर है। ये सिंगल एरे डिनोट करता है
इस वाली नोड को। तो इस लेवल पर एक ही नोड है, इस लेवल पर कितनी नोड हो गई मेरे पास, इस लेवल पर ये एक नोड हो गई, ये मेरे पास सेकंड नोड हो गई, तो मेरे पास 2 नोड्स हो गई। इस लेवल पर कितनी नोड्स हो गई मेरे पास हो गई 4 नोड्स, यानी एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। क्या मैं कह सकती हूँ दिस इज 2 to the power 0, दिस वैल्यू इज 2 to the power 1, दिस वैल्यू इज 2 to the power 2, एंड यहाँ पर कितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगी, इस लेवल पर मेरे पास 2 to the power 3 टोटल नोड्स होंगी, 2 to the power 3। तो जितने मेरे पास लेवल्स बनेंगे उतनी मेरे पास नोड्स आती जाएंगी। 0th लेवल पर, दिस इज माय 0th लेवल, इस पर 2 to the power 0 नोड्स होंगी। फर्स्ट लेवल पर मेरे पास 2 to the power 1 नोड्स होंगी, सेकेंड लेवल पर मेरे पास 2 to the power 2 नोड्स होंगी, एंड इस तरीके से। मान लेते हैं मेरे पास x लेवल्स है, मेरी टोटल जो नोड्स होंगी वो हो जाएंगी 1, या 1 की जगह इसको हम लिख लेते हैं 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। और अगर मेरे पास टोटल x लेवल्स हैं, यानी इसके आगे भी अगर डिवीजन हो पाता, अगर मेरे पास बड़ा एरे होता तो उसके आगे भी मैं डिवाइड कर पाती चीज़ों को, और लास्ट लेवल अगर x है तो कितनी नोड्स होती उस लास्ट लेवल में, 2 to the power x नोड्स होती। तो यहाँ पर ये जो सम है ये चला जाता 2 to the power x तक। क्या मैं कह सकती हूँ ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसके अंदर आपके पास ऐसे नंबर्स का आपको सम चाहिए जिनके अंदर आप सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके, सेम रेशियो को मल्टीप्लाई करके अगला नंबर लेकर आ सकते हैं। यानी अगर 2 to the power 0 में मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 to the power 1 आ गया, 2 to the power 1 में मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 to the power 2 आ गया, 2 to the power 2 में मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 to the power 3 आ गया, 2 to the power x - 1 में मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 to the power x आ गया मेरे पास। तो ये एक जीपी है। मैथ में जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं इनको। जो स्टूडेंट्स नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं वो इसके बारे में जाकर पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है एक मेरे पास, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे तो 10th तक की मैथ में जीपी एंड एपी दोनों कवर हो जाते हैं, तो 10th तक अगर आपने मैथ पढ़ी है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जीपी एंड एपी बहुत कॉमन सीरीज हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। ये जो मैं मैथ बता रही हूँ इस मैथ के हमें डिटेल में नहीं जाना, हाँ समझ में आना चाहिए मैथ। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में थोड़ी सी भी तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हल्का सा पढ़ लेना। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैथ से जो मैं लास्ट वाली वैल्यू डिराइव करूंगी ना उसको याद रखना। तो अभी के लिए अगर आपको हल्का सा कम समझ में आ रहा है मैथ तो परेशानी की बात नहीं है। ये सारे के सारे नोड्स हैं। अब इन सारे के सारे नोड्स का कुछ सम होगा। जीपी का फॉर्मूला होता है टोटल सम को निकालने का। वो फॉर्मूला ये कहता है कि सम इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये मेरे जीपी का सम का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो मेरा a क्या हो जाएगा, मेरा a हो जाएगा 2 to the power 0 यानी 1 के बराबर। दिस वैल्यू इज माई a। मेरा r क्या हो जाएगा, मेरा r हो जाएगा 2 के बराबर। a होता है फर्स्ट टर्म, इस सब में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसके बराबर है 2 to the power 0 विच इज इक्वल टू 1। r क्या होता है, r होता है वो कॉमन टर्म जिसको बार बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यानी 2 to the power 1 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 to the power 2 आ जाएगा, इससे 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 to the power 3 आ जाएगा। तो ये जो टर्म है जिससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है बार बार, इसको हम कॉमन टर्म या कॉमन रेशियो r कहते हैं। तो r आ गया। अब मैं फॉर्मूले में अगर डालूं टोटल n कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पर ये जो n है ये मतलब कि टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो 0 से लेकर अगर मैं x तक गई हूं तो टोटल कितनी टर्म्स, x + 1 टर्म्स के इक्वल है। तो सम को अगर मैं निकालूं सम की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2 to the power x + 1 -1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी 2 - 1, ये वैल्यू भी हो जाएगी 1 के इक्वल। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 to the power x + 1 -1। तो मेरे जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए वो हो गए हैं 2 to the power x + 1 -1 के बराबर। अब ये x की वैल्यू कैसे निकाले, x का मतलब है माई लास्ट लेवल। अब मुझे पता है शुरुआत में यानी 0th लेवल पर मेरे एरे का साइज क्या है, मेरे एरे का साइज n के बराबर है। फर्स्ट लेवल पर मेरे एरे का साइज हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड लेवल पर मेरे एरे का साइज हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 4। थर्ड लेवल पर मेरे एरे का साइज हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 8। ये वैल्यू क्या है, दिस इज n डिवाइडेड बाई 2 to the power 0, दिस इज n डिवाइडेड बाई 2 to the power 1, दिस इज n डिवाइडेड बाई 2 to the power 2, दिस इज n डिवाइडेड बाई 2 to the power 3। इसी तरीके से xth लेवल पर यानी जो मेरा लास्ट लेवल होगा उस पर साइज हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 to the power x के बराबर।
यानी मेरे एरे का साइज क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x। यहाँ पर एरे का साइज 4 के बराबर है, फिर 2 के बराबर हो गया, फिर 1 के बराबर हो गया, शुरुआत में 8 के बराबर था, तो हर बार एरे का साइज आधा हो रहा है, यानी और डिवाइडेड बाय 2 बढ़ रहा है उसके अंदर। तो लास्ट लेवल पर कितने मेरे पास एरे का साइज होता है, एरे का साइज लास्ट लेवल पर हमेशा 1 के बराबर होता है। ये भी एरे का साइज 1 है, ये भी एरे का साइज 1 है, ये भी एरे का साइज 1 है, ये भी एरे का साइज 1 है। तो एरे का साइज लास्ट लेवल पर मुझे पता है कि 1 के इक्वल होता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि दिस n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x, दिस वैल्यू इज माय एरे साइज, दिस इज इक्वल टू 1। नीचे अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब दोनों तरफ log ले लूं तो log बेस टू n इज इक्वल टू, यहां पर log बेस टू n लिया, दूसरी तरफ मैंने log लिया, तो ये वैल्यू x के बराबर आ गई। तो log बेस टू n इज इक्वल टू माई x। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरे पास कितने लेवल्स हैं, मेरे पास log n लेवल्स हैं। ये मेरी x की वैल्यू आई है मैथमेटिकली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा कि हमने किस तरीके से डराइव किया है, अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। मैंने बस क्या किया है, हर बार मुझे पता है एरे का साइज ज़्यादा हो रहा है, एरे का साइज ज़्यादा हो रहा है, लास्ट पर जाते जाते एरे का साइज 1 के इक्वल हो जाएगा। और एरे के लेवल्स कितने हैं, x ले लिया है लेवल्स को, तो मुझे पता है 2 टू द पावर x की वैल्यू n के इक्वल आ जाएगी और x की वैल्यू log n के इक्वल आ जाएगी। पर मुझे याद क्या रखना है, मुझे ये याद रखना है कि कितने लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी x की वैल्यू होती है log n के बराबर और बेस 2। ये एक चीज मुझे अपने नोट्स के अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो ये है कि अगर मैंने x की वैल्यू log n निकाल ली, x की वैल्यू मेरे पास अगर log n के इक्वल आ गई है ये वैल्यू, तो अब मैं नोट्स भी निकाल सकती हूँ। टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर दिस वैल्यू इज इक्वल टू log n प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल। यहां पर हल्का सा मैथ लगाएंगे तो दिस विल बी log ऑफ 2n प्लस log ऑफ 2 टू 1 को मैंने log ऑफ 2 बेस 2 में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस से मल्टीप्लाई, ये थोड़ा log वाली मैं चीजें लगा रही हूँ जो मैथ के स्टूडेंट्स को ज्यादा याद रहेंगी। log a प्लस log b क्या होता है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। तो यहाँ पर सेम लॉजिक लगा दिया, 2 टू द पावर log बेस 2 2n माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। log का मतलब होता है 2 की पावर क्या रखें कि 2n आ जाए, तो आपने 2 की पावर वही रख दिया कि 2n आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया 2n माइनस 1। तो कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स एक सेगमेंट ट्री के अंदर विद अ साइज n मेरे पास 2n माइनस 1 के इक्वल हो जाएंगे। तो दो चीजें मुझे याद रखनी है। पहली चीज जो मुझे याद रखनी है, मैथ अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लॉग की थोड़ी सी हमें नॉलेज लेने की जरूरत है, उसको हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ सकते हैं। नहीं तो इंटरव्यू में कोई आपसे लिटरली मैथ करवा कर इतना नहीं देखता, वो आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिससे आपको आगे के सवालों में हेल्प मिले। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पर चीजें ज्यादा समझ में आए। नहीं तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स लेकर जाने हैं। पहला पॉइंट ये है कि टोटल लेवल्स कितने हैं, टोटल जो मेरे पास लेवल्स हैं वो log n बेस 2 के बराबर है। एंड सेकंड पॉइंट जो मुझे लेकर जाना है कि टोटल नोड्स कितने हैं मेरे पास अपने सेगमेंट ट्री के अंदर, वो हैं 2n माइनस 1 के बराबर। ये दो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसा मेरा ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इससे जो मैंने अपने लेवल्स निकाले हैं, इससे जो मैंने अपने नोड्स निकाले हैं, वही लेवल्स और वही नोड्स मेरे सेगमेंट ट्री के अंदर भी बन रहे होंगे। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज हम करते हैं कोड के लिए। थ्योरेटिकली तो टोटल लेवल्स और टोटल नोड्स इतने आते हैं, पर कोड के अंदर हम क्या करते हैं, टोटल नोड्स को मतलब कितने ट्री के अंदर नोड्स चाहिए उसको हम 2n माइनस 1 नहीं लेते, उसको हम 4 इंटू n ले लेते हैं। ये हम 4 इंटू n क्यों लेते हैं, सिर्फ सेफ्टी के लिए, मतलब चीजें ठीक रहें, क्योंकि मेरा जो सेगमेंट ट्री होता है वो एक फुल बाइनरी ट्री होता है। तो फुल बाइनरी ट्री की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, हमें जो स्पेस है उसकी स्टोरेज की कमी ना पड़ जाए, इसीलिए सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय n के इक्वल लिया जाता है। आंसर 2n माइनस 1 आएगा, बट हम लेते इसको 4 इंटू n है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब दोबारा बढ़ जाते हैं अपनी मीनिंग की तरफ। मैंने निकाल लिया कितने नोड्स होने वाले मेरे ट्री के अंदर, कितने लेवल्स होने वाले मेरे ट्री के अंदर। अब देख लेते हैं मेरे हर एक ट्री के नोड में मैं स्टोर क्या करवाऊंगी। इन वैल्यूज को मैं हटा देती हूं। ये मेरा सेगमेंट ट्री है जिसके हर एक ट्री के नोड में मैं स्टोर करवाने वाली हूं अपनी रेंज क्वेरी का आंसर। यानी ये जो मेरा रूट नोड है इसके अंदर 0 से लेकर n-1 यानी पूरे के पूरे एरे में से जो भी मुझे आंसर निकालना है उसकी रेंज का आंसर होगा। यानी अगर मेरा सवाल है कि मुझे सब एरे सम निकालना है, अगर मुझे सवाल के अंदर सब एरे का सम निकालना है i से लेकर j तक, तो अगर i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू n-1 है, यहाँ n क्या है, n है
8 के बराबर, तो n-1 0 से लेकर 7 तक का, मतलब इस पूरे के पूरे रेंज का, यानी 0 से लेकर 7 तक का पूरे एरे का जो भी सब एरे सम आएगा वो इस नोड के अंदर स्टोर होगा। अब इस नोड की बात कर लेते हैं। इस नोड के अंदर हम इस रेंज का सम स्टोर करवाएंगे, यानी 0 से लेकर 3 तक की रेंज का जो सम आएगा वो यहां पर आएगा 0 से 3, एंड 4 से लेकर 7 तक का सम यहां पर आएगा। मतलब इन 4 नंबर्स का सम यहां पर आएगा और इन 4 नंबर्स का सम हम यहां स्टोर करवाएंगे। फिर इन 2 नंबर्स का सम यहां पर आएगा, इन 2 नंबर्स का सम हम यहां स्टोर करवाएंगे, इन 2 नंबर्स का सम यहां पर आएगा, इन 2 नंबर्स का सम हम यहां पर स्टोर करवाएंगे। इस तरीके से जो रेंज क्वेरीज का आंसर होता है, अलग अलग रेंज के सम अलग अलग नोड्स के अंदर स्टोर होते हैं। जैसे अगर इस सम को मैं एक्चुअली स्टोर कराने निकलूं, यहां पर मुझे पता है 0 से लेकर 7 तक का सम आना चाहिए, तो इन सब का सम मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगा 36 के इक्वल। यहां पर 0 से लेकर 3 तक का और यहां पर 4 से लेकर 7 तक का सम, तो इन 4 नंबर्स का सम यहां पर आना चाहिए। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 के इक्वल, और इन 4 का सम यहां पर आना चाहिए, विच विल बी इक्वल टू, दिस वैल्यू इज 11, 11 + 7 18, 18 + 8 हो जाएगा 26 के इक्वल। अब यहां पर 0 से लेकर 1 तक का सम आना चाहिए, यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक का सम, यहाँ पर 4 से लेकर 5 तक का सम, यहाँ पर 6 से लेकर 7 तक का सम। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 3 के इक्वल, इन दोनों का सम हो जाएगा 7 के इक्वल, इन दोनों का सम हो जाएगा 11 के इक्वल, इन दोनों का सम हो जाएगा 15 के इक्वल। और यहाँ पर इसका सम 1 ही होगा, इसका सम 2 ही होगा, इसका सम 3 होगा, इसका सम 4 होगा, इसका सम 5 के इक्वल होगा, इस वैल्यू का सम 6 के इक्वल होगा, इस वैल्यू का सम 7 के इक्वल होगा, एंड इस वैल्यू का सम 8 के इक्वल होगा। तो इस डेटा के लिए अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर सब एरे सम बनाने को बोला है तो मेरा सेगमेंट ट्री ऐसा दिखेगा। मुझे इस ट्री को फॉर्म करना है अपने कोड की हेल्प से। तो यहां से मैंने 2-3 चीजें फिगर आउट की कि कितने नोड्स होने चाहिए मेरे सेगमेंट ट्री के अंदर, कितने लेवल्स होने चाहिए मेरे सेगमेंट ट्री के अंदर, एंड साथ के साथ हर एक ट्री की नोड में क्या डेटा स्टोर होगा, उसके लिए मैंने मीनिंग बता दिया हर एक नोड का। क्या डेटा स्टोर होने वाला है हर एक नोड के अंदर, इट विल बी द आंसर ऑफ, या फिर आंसर में मुझे पता ही है सब एरे सम ऑफ डिफरेंट रेंजेस। तो मैंने एक फुल बाइनरी ट्री बना लिया। मेरा जो सेगमेंट ट्री होता है वो एक टाइप का बाइनरी ट्री होता है, जो कि एक फुल बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर मैं अपने डेटा को स्टोर करूंगी।